हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल दिव्या चंदानी पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे आगे के एमसीक्यूज़। हम लोगों ने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम लोग 500 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं साइंस के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स, लाइक वन रक्षक जो कि दिसंबर में होने वाला है, सीईटी लेवल 1, लेवल 2, रीट लेवल 2 साइंस। इन सभी के लिए ये क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इनमें से या अनदर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं और ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं और साथ ही में और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस भी चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी को दबा दीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कल भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे। काफ़ी बच्चों ने रिप्लाई भी किया और जो नहीं कर रहे हैं, क्लासेस देखते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, सो प्लीज़ आप रिप्लाई करें। और कुछ ऐसे हमारे लर्नर्स भी हैं जो क्लासेस तो देखते हैं बट उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो प्लीज़ आप लोगों के लिए, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और बिल्कुल सही टाइम पे आते रहें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशनल कोट के साथ, ताकि आपको ये जो क्लास है, मतलब इस क्लास में आप पूरा एनर्जी के साथ आप इसको देख पाएँ। देखिएगा, a little progress each day adds up to big results। ऐसा ही कल भी हमने देखा था, एक मोटिवेशनल कोट था। ये कहना चाहता है कि आपकी जो छोटी छोटी प्रोग्रेस होती है ना, वो एड ऑन हो जाती हैं आपके रिजल्ट की तरफ। हमें होता है ना, हमें कुछ कोई बड़ा हमारा गोल होता है बट उसके लिए हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। जैसे कि हमें यहाँ तक ऊपर तक पहुँचना है तो हमें इन सारी सीढ़ियों को पार करना होगा। पहले दूसरी सीढ़ी, फिर पहले पहली, दूसरी, तीसरी, कुछ इस तरीके से आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ऐसे ही अगर आपको किसी एग्ज़ाम को भी क्रैक करना है तो भी आपको क्या करना होगा, जो उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स होंगे, आपको उनको वन बाय वन करके क्लियर करना होगा। एमसीक्यूज वगैरह लगाने होंगे। इस तरीके से आप अपना सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा, जब आप उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे और वो पूरा सक्सेसफुल हो जाएंगे तभी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने 255 नंबर क्वेश्चन से कर लिया था, आज हम उसी के आगे करने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपका आज की क्लास है, यानी कि 256। निम्न में से पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन सा स्रावित हार्मोन नहीं है? ऑप्शंस: ऑक्सीटोसिन, प्रोलेक्टिन, मेलेटोनिन या वेसोप्रेसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा, या जिसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये हमारे ब्रेन में स्थित होती है और ये ऐसी ग्लैंड है जो आपकी जितनी भी दूसरी सारी ग्रंथियां हैं उन सभी को कंट्रोल करती है। इसी वजह से हम इसको मास्टर कहते हैं। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? मास्टर का। कौन किसको क्या करना है। ऐसे ही हमारे शरीर में और जितनी भी ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम होता है पिट्यूटरी का। इसी वजह से हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ ये स्थित होती है। इसे बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन। इसे हम लोग ना लव हार्मोन भी कहते हैं। इसे हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। ऐसा क्यों? जब भी कोई मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसी की वजह से, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज हो जाता है। हार्मोन्स का सब खेल है ना। अब ये जो उम्र होती है, इस उम्र में अपोजिट मतलब जेंडर के प्रति अट्रैक्शन नॉर्मल है। ठीक है, कोई इसमें कोई बड़ा वो नहीं है कि अगर किसी लड़के का लड़की के प्रति आकर्षण है, अट्रैक्शन है, या फिर लड़की का लड़के के प्रति, जस्ट नॉर्मल है क्योंकि हॉर्मोन्स हैं। और आप हॉर्मोन्स को अपने तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो तो रिलीज होंगे ही होंगे। क्लियर? बस वो संयम रखना ज़रूरी होता है। चलिए, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, और उसके अलावा मतलब ये इसको ना प्रेगनेंसी के टाइम पे जब आपको लेबर, लड़की को जब लेबर पेन होता है वो इसी की वजह से होता है। उसके अलावा किसी का भी मतलब बच्चे का माँ का बच्चे के प्रति प्यार होना, या ये जो लव वाली जो फीलिंग है ना, ये इसी ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है। इसी वजह से इसको लव हार्मोन कहते हैं। ओके। प्रोलेक्टिन जो है ये फीमेल्स में मिल्क की मात्रा को जो है इसको रेगुलेट करने का काम करता है।
ठीक है, या बढ़ाने का काम करता है। वेसोप्रेसिन इसे हम लोग एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा ये तीनों ही जो हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, परंतु 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 मेलेटोनिन जो है ये पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। आपकी बॉडी का जो कलर है, क्योंकि इसमें मेलेनिन प्रेजेंट होता है, जितना ज़्यादा मेलेनिन की मात्रा होती है आपकी बॉडी का जो कलर है वो उतना ही डार्क हो जाता है। क्लियर। अब जैसे कि कोई अगर मैं कहना चाहूँ, जैसे कि जो साउथ अफ्रीका या बहुत सारे लोग, मतलब जिनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, उनके अंदर मेलेनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जो मेलेनिन है वो आपकी बॉडी को यूवी यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे सुरक्षित रखने का काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है कि आपको इनमें से कुछ एक असत्य कथन यानी कि फॉल्स या गलत स्टेटमेंट को बताना है। एक्स किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। सेकंड, एक्स किरणों की भेदन क्षमता यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर इसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। थर्ड, एक्स किरणों के विपरीत घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव है। एंड फोर्थ, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य गामा किरणों से कम और पराबैंगनी से अधिक होती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट टाइप का बना लेते हैं। मैंने आपको ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया था। किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया था। ये सारी सूर्य के प्रकाश में होती हैं। इसमें सबसे पहले हमने बात करी है, जब भी बात करी है, रेडियो वेव के बारे में। सेकेंड आपके पास है माइक्रोवेव, जिसे आप सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। थर्ड आपके पास है इंफ्रारेड, जिसे आप अवरक्त तरंगे कहते हैं। फोर्थ आपके पास है विजिबल लाइट, जिसे आप देख पाते हैं। फिफ्थ है आपके पास यूवी अल्ट्रा वायलेट किरणें, फिर आपके पास है एक्स किरणें, और फिर आपके पास गामा। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 रेज हैं। अब आप देखिएगा जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है ये बढ़ने लग जाती है, और लेमडा की वैल्यू यानी कि जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य वो कम हो जाता है। क्लियर। एनर्जी भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है, परंतु रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो ज़्यादा होती है। जस्ट ऐसे आपने यहाँ पे कोई भी आपकी वेव्स हैं, आप ये बता सकते हैं ये ज़्यादा है, और यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से, यानी कि वेवलेंथ कम है। आई होप आप इसे समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहता है। देखो फर्स्ट देखिएगा, एक्स किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि प्रकाश जो है, जो भी हमारी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो हैं, ये प्रकाश ही किरणें हैं और ये उन्हीं के वेग से चलेंगी, जो कि बिल्कुल सही है। एक्स किरणों की भेदन क्षमता इसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पे देखिएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अब जैसे जैसे नीचे की तरफ आओगे ना, इनकी जो भेदन क्षमता है वो बढ़ती है, इनकी भेदन क्षमता बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूं एक्स की बजाय गामा किरणों की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि चीरने की क्षमता, भेदने की क्षमता, किसी के अंदर घुस जाने की क्षमता। अब एक्स किरणों का इस्तेमाल सीटी स्कैन करने, एक्सरे करने वगैरह में किया जाता है ना, और गामा किरणों का जो इस्तेमाल है वो कैंसर वगैरह को क्योर करने में किया जाता है, क्योंकि इनकी पेनेट्रेटिंग पावर बहुत है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान भी करती हैं। तो आपने देखा होगा जब भी एक्सरे किया जाता है तो आगे एक शीट लगाई जाती है, ताकि आपको सीधा ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करे। ठीक है, चलो देखो, तो ये भी सही है। एक्स किरणों की भेदन क्षमता जो है इसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ, भेदन क्षमता यानी कि पेनेट्रेटिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, मतलब कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी पेनेट्रेटिंग पावर उतनी ही कम होगी। इसकी वेवलेंथ कम है, पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा। एक्स किरणों के विपरीत घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव है, बिल्कुल सही है। कल ही मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। कोई भी आपके पास यहाँ पर मेटल है, जब यहाँ पर फोटोन गिरते हैं यानी कि सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्लियर, ऐसा हमने देखा था। तो ध्यान रखिएगा, एक्स किरणें जो हैं जब ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो जस्ट ये अपोजिट प्रभाव होता है, यानी कि जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालोगे तो रेज बाहर निकलेंगी। क्लियर, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य गामा किरणों से कम होती है, परंतु पराबैंगनी किरणों से अधिक होती है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, देखो जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो इसकी जो वेवलेंथ है ना, एक्स किरणों की जो वेवलेंथ है, ये किससे कम होगी? ये आपके गामा से ऑब्वियसली नहीं, ज़्यादा होगी। ठीक है, इससे तो क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इससे क्या होगी? कम। तो जस्ट इसने अपोजिट दिया था, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
ठीक है, जैसे इसने उल्टा दे दिया था, आप यहाँ पे इसको चेक कर लीजिएगा। एक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य है वो गामा से ज़्यादा होती है और आपकी यूवी से कम होगी, क्योंकि नीचे नीचे जैसे आप जाओगे, देखो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो जो वेवलेंथ है वो कम होती है। क्लियर? देखो नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, भारत में जैव पेटेंट की समय अवधि क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 1972 से अप्लाई हो गया था लगभग, और इसके लिए बहुत सारे संशोधन वगैरह भी किए गए थे। तो हमारे देश में जैव पेटेंट की जो अवधि है, यानी कि अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ बनाई है जो कि आपके बायो से रिलेटेड है, कुछ आपने कुछ ऐसा आविष्कार नया कुछ बनाया है, तो हम उसको पेटेंट करा लेते हैं, यानी कि दूसरा कोई नहीं बना पाए। तो हमारे देश में उसकी जो अवधि है वो है लगभग 20 साल है, क्योंकि होता है ना, अगर आप कोई भी नई चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, तो बहुत लंबा समय लगता है, बहुत खर्चा भी आता है। अगर आप ही की चीज़ कोई दूसरा कॉपी कर ले तो फिर आपका खर्चा तो कैसे पूरा होगा? इसी वजह से आपको पेटेंट एक राइट दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी कंपनी है, वो आपके जैसा नहीं बना पाएगी लगभग 20 सालों तक। उसके बाद में, क्योंकि इतने समय में आपका खर्चा वर्चा पूरा हो जाएगा, आपकी कमाई भी अच्छी खासी हो जाएगी, फिर कर सकते हैं। ओके चलो, जैव विविधता तप्त स्थल की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज आप लास्ट तक देखिएगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर, पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये करना है। और पहले की जितनी भी पीडीएफ है ना, लगभग कल तक की, वो सारी मैं अपलोड कर दूंगी, बस मैंने उसको डाउनलोड कर रखा है। तो कल तक ना, सॉरी आज ही आप शाम की जैसे क्लास खत्म होती है तो कल तक की जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की, वो अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दिव्या चंदानी मैम के नेम से है। देखो, जैव विविधता तप्त स्थल यानी कि हॉटस्पॉट एरियाज। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरियाज क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। इसके बारे में बताने वाले थे नॉर्मन मेयर्स से। होते क्या है, जैसे कि सबसे पहले जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता। जैव विविधता, जब हमें कोई चीज समझ नहीं आती ना, शब्दों को तोड़ दो। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, यानी कि जीवों की विविधता, कुछ ऐसा समझ में आता है? बिल्कुल, कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसी जगह जहां पर आपको जीवों में, वनस्पति में बहुत सारी अलग अलग किस्म, अलग अलग वैरायटी मिलती हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और बहुत सारी वैरायटी, उसे ही हम कहते हैं जैव विविधता, यानी कि जीवों में विविधता। पेड़ पौधे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु लिविंग है यानी कि सजीव है। तो इनमें जो हमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मिलती है उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा एरिया जहां पे आपको बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसे ही हॉटस्पॉट का दर्जा दिया गया है। जहां पे आपको पर्टिकुलर एक ही एरिया में 1500 प्रकार की एक ही किस्म, एक ही पौधे की 1500 प्रकार की जातियां मिलती हैं। उसके अलावा लगभग 70% मानव ने उजाड़ दिया है, अब 30% बच गया है और उसको हमें सुधार करने की ज़रूरत है ताकि हम उसको कंजर्व कर पाएँ। तो ऐसे एरिया को हॉटस्पॉट बना दिया जाता है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि भारत में ऐसे 4 हैं। अब 4 वो आपको बताने हैं, क्योंकि मैंने ये पूरा बायोडाइवर्सिटी वाला करवाया हुआ है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, जब आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक दिख जाएगा। अगर नहीं किया है तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको बताना है कि भारत में तप्त स्थल कितने हैं, भारत में हॉटस्पॉट एरियाज बताने हैं। और ये कितने हैं, मैंने इतना आपको बता दिया है, तो ये 4 हैं और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पादपों में वृहत मात्रिक पोषक तत्वों की आपको मात्रा बतानी है कि कितनी मात्रा पाई जाती है। देखिएगा, वृहत मात्रिक यानी कि कुछ ऐसे हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे हमने कल ही हमारी क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि हमें हमारी बॉडी के लिए ना कुछ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। मैक्रो में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वैसे ही माइक्रो की बात करते हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, फाइबर्स है, ये सब चीज़ें हम लोग लेते हैं। तो आपको बताना है पादपों में जो वृहत मात्रिक पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा आपको यहाँ पर बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कितने न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो आपका जो मैक्रो है, जो वृहद मात्रा में चाहिए, वो चाहिए होते हैं 0.2 से लेकर 4% तक। कितने चाहिए होते हैं? 0.2 से लेकर 4% तक। कौन कौन से होते हैं मैक्रो की अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं, यानी कि वृहद मात्रिक में? तो ध्यान रखना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है,
NKS मतलब कि नाइट्रोजन, आपका पोटेशियम, सल्फर, उसके अलावा फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये तो होते हैं वृहत मात्रिक, जिसमें आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये लगभग आपको चाहिए पौधे को 0.2 से लेकर 4% तक। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि माइक्रो कितने चाहिए, तो माइक्रो में आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यानी कि ये होंगे, इसको हिंदी में क्या बोलें, वृहत और ये सूक्ष्म, हाँ सूक्ष्म में ध्यान रखिएगा, जैसे कि आयरन है, जैसे कि कॉपर है, जैसे कि मॉलिब्डेनम है, जैसे कि निकल है, जैसे कि बोरोन है, जैसे कि क्लोरीन है। तो ये लगभग आपके हो जाते हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्व, ये आपको चाहिए होते हैं। क्लियर? हाँ, उसके साथ एक अलावा एक जिंक भी लिख लो। ठीक है, तो ये आप ना याद ही कर लीजिएगा कि कौन कौन से वृहत हैं, और मतलब कौन कौन से माइक्रो हैं, कौन से माइक्रो और कौन से मैक्रो हैं। ये आपको चाहिए 0.2% से भी कम, ठीक है, और ये आपको 0.2 से 4% तक चाहिए होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लाल पत्ता गोभी और फिनोप्थलीन सूचक का रंग अम्ल में हो जाता है। कुछ हमारे पास ना ये इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हम पता बता पाते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो है या कोई भी चीज़ आपके पास वो एसिडिक नेचर की है, अम्लीय प्रवृत्ति की है, या फिर वो क्षारीय प्रवृत्ति की है। तो इससे हम कुछ हमारे पास इंडिकेटर हैं, जैसे कि लिटमस पेपर वगैरह है, जैसे कि हम फिनोप्थलीन का भी यूज़ करते हैं, लाल पत्ता गोभी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा क्या पूछता है कि अम्ल में रंग कैसा हो जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एसिड की बात कर रहा है, और एसिड में ना दोनों का ही, इसका कलर तो क्या है, रेड है, और इसका जो कलर है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि इसका कोई भी कलर नहीं होता है। तो जैसे ही आप इसको डालोगे, अम्ल के अंदर डालोगे, तो दोनों का ही कलर अपरिवर्तित रहता है, दोनों का ही कलर चेंज नहीं होता है। अगर मैं वही बोलूं कि अगर आप बेस का यूज़ करें, अगर आप बेस में इन दोनों को डालेंगे तो क्या होगा, बेस में जब डालोगे, तो यहाँ लिख देती हूँ, बेस में डालने से क्या होगा, जो पत्ता गोभी है वो हरे रंग की हो जाएगी, और जो फिनोप्थलीन है ये गुलाबी रंग दे देगा। तो इससे पता चल जाएगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है, यानी कि वो क्षारीय प्रकृति का है। क्लियर? नेक्स्ट, उत्प्लावक बल की दिशा क्या होती है, उत्प्लावक यानी कि बायंसी फोर्स की बात कर रहा है। समुद्र में जो भी चीजें तैर पाती हैं वो उसका एक रीजन होता है, क्योंकि उसके ऊपर बायंसी फोर्स लगता है। कैसे लगेगा, ऊपर की ओर, उत्प्लावन ऊपर की ओर, इसी से याद कर लीजिएगा, हमेशा ऊपर की ओर ही लगेगा, चाहे कोई वस्तु डूब रही है, चाहे वो ऊपर की तरफ आ रही है, हमेशा कैसे लगेगा, ऊपर की ओर ही लगता है। तो राइट आंसर आपका होगा सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे की ओर कौन सा बल लगता है, जो अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अगर किसी वस्तु पे लगेगा तो वो उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, शान बल और घर्षण बल जो है ये भी वस्तु के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेंगे। नेक्स्ट देखो, साइलो क्या है, एक बीज का नाम है, कृषि करने की आधुनिक पद्धति, अनाज को संग्रहित करने का भंडार गृह, या फिर खरीफ की फसलों में लगने वाला एक रोग है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये एक क्या है, अनाज को भंडार। बहुत कई बार होता है ना कि हमें कुछ स्टोरेज इस तरीके से करना है कि हमारा जो अनाज है, हमारा जो खाद्यान्न है वो खराब नहीं हो, तो उसमें एक प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है साइलो। ये मोस्टली आपके जो प्रश्न है ना वो आपके एनसीईआरटी बेसिस है, कुछ आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं, और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन फुलरेंस, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, सेकंड ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड कैरेटिन, मानव त्वचा में बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन, एंड फोर्थ मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। अब जब देखोगे ना फुलरेन, फ्लोरीन युक्त, तो बच्चे ना ये तो कहते हैं तो सही है, परंतु ये गलत है। ध्यान रखिएगा, फुलरेन क्या है, तो फुलरेन एक अपर रूप है। क्या है, तो ये एक अपर रूप है। किसका अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। तो आप इसे कार्बनिक यौगिक नहीं बोलेंगे क्योंकि कंपाउंड नहीं है, इसमें सिर्फ कार्बन ही है। और C60 जो फुलरेन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, बाकी सारे सही हैं। आपकी जब CO2 जो है, CO2 जब आपके पास सॉलिड फॉर्म में होती है, इसे ही हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। क्लियर? उसके अलावा अगर बात करूँ कैरेटिन, आपके नाखून, आपकी बाहरी त्वचा, आपके हेयर्स, इनके अंदर जो पाया जाने वाला प्रोटीन है वो कैरेटिन है, कल बताया था कैरेटिन अल्फा। और मस्टर्ड गैस जो है ये एक विषैला द्रव होता है जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज किया गया था। नेक्स्ट,
हेमरेज बताना है रोग किसकी कमी से होता है। हेमरेज क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा ब्रेन हेमरेज क्या होता है। देखिएगा कि हमारे पास ना हमारे बॉडी के अंदर मोस्टली या बेसिकली दो टाइप की क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनमें एक का नाम तो होता है धमनी, जिसे आप लोग आर्टरी कहते हैं, क्लियर, और एक होती है शिरा, जिसे आप वेन कहते हैं। देखिएगा आर्टरी जो है ये हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करती है, यानी कि ये आपके हृदय से हमेशा शुद्ध रक्त को आपके शरीर के अंगों तक लेकर जाएगी। और वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड को यानी कि अशुद्ध रक्त को कैरी करने का काम करती है, क्लियर। अब यहाँ से बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो हमारी ऐसी धमनी जो हमारे ब्रेन तक ब्लड को लेकर जाती है, कई बार ये क्षतिग्रस्त हो जाती है और जिसकी वजह से ब्लड सही से पहुंच नहीं पाता है, आसपास के जो टिश्यूज हैं उनसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, रक्तस्राव शुरू हो जाता है, यानी कि ब्रेन हैमरेज के अंदर क्या होता है कि जो वेसल्स हैं वो टूट जाती हैं, उनसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती हैं, क्लियर। उसे बोला जाता है हैमरेज बोला जाता है, यानी कि रक्तस्राव हो रहा है। तो आपको बताना है किसकी कमी से होता है। राइट आंसर होगा विटामिन के, क्योंकि विटामिन के जो है ना, विटामिन के बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये आपकी बॉडी में ब्लड क्लोट करने में हेल्प करता है, ब्लड क्लोट करने में हेल्प करता है, क्या करने में, ब्लड क्लोट करने में हेल्प करता है, यानी कि खून का थक्का बनाने में मदद करता है। अगर ये विटामिन कम हो जाए तो क्या होगा, खून का थक्का नहीं बनेगा और खून बहता रहेगा। खून का थक्का बनना ब्लड क्लोट यानी कि खून को जमने में सहायता करता है, क्लियर। अब यहाँ से ना बहुत अच्छी सी एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, हमारी ना जो बड़ी आंत है, हमारी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का जो कॉलोन वाला हिस्सा है, बड़ी आंत का कॉलोन वाला जो हिस्सा है, इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 को बनाता है और विटामिन के को बनाने का काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए आपकी बॉडी में कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो विटामिन के और विटामिन B12 को बनाता है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया, क्लियर। चलो अब यहाँ से भी देख लेते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है इंसान को। अगर किसी को हो जाता है तो उसे रात में धुंधला सा दिखाई देता है, क्लियर दिखाई नहीं देता है। बी की कमी से बेरी बेरी डिजीज हो जाती है, स्किन में ड्राइनेस वगैरह होना, वेट लॉस वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा के का बता दिया है, और इसे एंटी हैमरेज विटामिन भी कहते हैं क्योंकि हैमरेज को कंट्रोल करता है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है और रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में, यानी कि हड्डियों से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट देखो, कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। हम ये जानते हैं कि ये क्या है, कोहरा क्या है, तो कोहरा एक कोलाइडी है। कोहरा क्या है, कोलाइड है। और कोलाइड क्या होता है, तो ये हमारा विषमांगी मिश्रण होता है, यानी कि ये हमारा एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। तो पूछा गया है कोहरे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो कोहरा जो है ना गैस में द्रव का मिक्सचर होता है। क्या होता है कि जब हमारे पास जो नीचे पानी है जब वो इवेपोरेट होता है तो ऊपर जो वायु है उसमें मिक्स हो जाता है और वही कोहरा बन जाता है। तो कोहरा क्या है, कोहरा गैस में द्रव का मिक्सचर है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्प्रिंग को दबाने से, स्प्रिंग को दबाने से और खींचने से जो व्यक्ति के द्वारा काम किया जाएगा वो काम कैसा होगा। दबाने में धनात्मक, खींचने में ऋणात्मक, दबाने में ऋणात्मक। चलो हम आप ऑप्शंस पढ़ लेना, खुद से देख लेते हैं। मैंने क्या किया है, अब बात कर लेते हैं कि वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। देखिएगा, मान लीजिएगा कोई एक यहाँ पर वस्तु है, मैंने यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लगाया और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, ज़्यादा ऊपर हो गया ना, कोई यहाँ पर वस्तु है मेरे पास, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसका जो विस्थापन है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क आएगा वो रहेगा पॉजिटिव। मैंने किसी वस्तु पे फोर्स लगाया इधर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क कैसा होगा, वर्क होगा नेगेटिव, क्लियर। यहाँ पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ
और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, तो वर्क क्या होगा, वर्क यहाँ पर होगा 0। ठीक है, देखो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा है, वैसे हम इसको एस से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैंने जब इस स्प्रिंग को दबाया, मैं यहाँ पे मान लो ये उसका स्टैंड है जहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, मैं यहाँ तक स्प्रिंग है, मैंने स्प्रिंग को दबाया, मैंने स्प्रिंग को दबाया, जब मैंने स्प्रिंग को दबाया तो मैंने फोर्स इस तरफ ही लगाया और स्प्रिंग भी इधर ही गई। ये स्प्रिंग का स्टैंड है, यहाँ पे स्प्रिंग है, मैंने स्प्रिंग को लगाया इस तरफ मेरे हाथ की तरफ, तो मैंने फोर्स इधर लगाया है और स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन, वो भी इस तरफ ही हो रहा है, यानी कि दोनों डायरेक्शन सेम है, दबाने की तरफ दोनों डायरेक्शन सेम है, तो दबाने में कैसा होगा, धनात्मक होगा। दिख रहा है, दबाएंगे तो दबाने में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब मैंने क्या किया, स्प्रिंग को खींचा, मैंने क्या किया, स्प्रिंग को खींचा, जब मैंने खींचा तो मैंने फोर्स बाहर की तरफ ऐसे खींचने में लगाया और विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, मैंने खींचा, विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, यानी क्या हुआ, यानी कि यही हुआ कि मैंने जहां पर फोर्स लगाया विस्थापन भी उधर ही हो रहा है, वर्क पॉजिटिव, वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ध्यान रखिएगा, चाहे मैं खींच रही हूं चाहे मैं दबा रही हूं स्प्रिंग, दोनों ही कंडीशन में वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया की प्रवृत्ति हमेशा ऊष्माशोषी होती है। ऊष्माशोषी यानी कि आप इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक, क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक, यानी कि कुछ ऐसी रिएक्शन जो हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, शोषण मतलब शोष या सोख लेना, एनर्जी उसको हमेशा चाहिएगी। तो ध्यान रखिएगा, दहन में तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, इसके अंदर तो एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। ठीक है, अब विस्थापन में भी ऐसा कुछ नहीं होगा, संयोजन में भी हमेशा एनर्जी आपको रिलीज होगी, परंतु ध्यान रखिएगा अपघटन, अगर मुझे डीकम्पोजिशन करना है यानी कि मुझे किसी चीज़ को तोड़ना है, मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा पत्थर है, मुझे उस पत्थर को तोड़ना है, अगर मैं उस पत्थर को तोड़ूंगी तो मुझे अपनी एनर्जी देनी होगी ना उसके अंदर, और वो एनर्जी लेगा और वो टूटेगा, यानी कि अपघटन में जब भी कोई भी रिएक्शन होगी तो उसको आपको एनर्जी देनी होगी, और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप बोलते हैं डीकम्पोजिशन। और ये कैसी होती हैं, ये होती हैं एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं, कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो, जब कटे हुए आलू को, जब कटे हुए आलू को बैटरी के एक धन और ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, ये एक्चुअली आपके छोटी क्लासेस का ये प्रैक्टिकल है जो आपको बुक में देखने को मिलेगा, तो आलू पर नीला हरा धब्बा बन जाता है और वो कौन से टर्मिनल को शो करता है ये आपको बताना है। एक्चुअली मुझे इसका कोई ना प्रॉपर एक इमेज नहीं मिला, आप यहाँ से आलू को काट दीजिएगा और क्या कीजिएगा, यहाँ पर कोई सेफ्टी पिन या कुछ ऐसे कील लगा दीजिएगा, और आपको क्या करना है कि सेल ले लेना है, कोई सेल ले लेना है, और आप जब उसके दोनों टर्मिनल्स पे लगाएंगे तो जब आप देखेंगे कि नीला धब्बा किस तरफ आ रहा है तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आता है। तो ध्यान रखिएगा, और ऐसे आप पता भी बता सकते हैं कि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, यानी कि पॉजिटिव सिरा कौन सा है और नेगेटिव सिरा कौन सा है, क्योंकि कोई भी सेल होगा उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड तो होगा ही। तो जब आप उस पर एक्सपेरिमेंट करोगे उसको काट के, तो जहाँ पे पॉजिटिव सिरे से आपकी जो वायर जुड़ी हुई होगी तो वहां पर नीला धब्बा बन जाता है और उसी से आप बता पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक स्थिर रखी वस्तु को गतिमान किया जाता है तो वह अचानक समान द्रव्यमानों के दो भागों में टूट जाती है और दोनों भाग गति करेंगे कैसे। यहाँ पर ना ये जो संबंधित है क्वेश्चन, ये है आपके संवेग संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये आपके संबंधित है संवेग संरक्षण, हाँ ऐसे लिखेंगे ना, संवेग संरक्षण। देखिएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से संबंधित है,
मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है कि पहले और बाद का जो मोमेंट है, पहले और बाद का जो संवेग रहता है वो कैसा होता है, समान होता है। तो इसमें ना हमने एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल देखा हुआ है। हमारे पास दो बॉल है, आगे आगे जैसे बॉल जाती है तो जब दूसरी बॉल भिड़ती है तो उनके वेग में क्या चेंज होता है, ऐसा आपने क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, वही ऐसा ही प्रश्न ये कह रहा है। दो वस्तु है, जैसे आप इसको गतिमान करते हैं तो ये आगे दो वस्तुओं में टूट जाती है। अब जब ये टूट जाती है तो इनमें से दोनों भाग गति करेंगे, और इसने पूछा है कि जब दोनों भाग गति करते हैं तो दोनों की गति कैसे होगी, क्या सेम स्पीड होगी, क्या अपोजिट डायरेक्शन होगा, क्या सेम डायरेक्शन होगा, कुछ इस तरीके से पूछा गया है। तो ना यहाँ पे ना आप इसको बहुत अच्छे से, नॉर्मल सिंपल सा ही है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ये कहता है आपके पास कोई एक वस्तु है, जब आप इसको फेंकते हैं, इसको गति में लेकर आते हैं तो ये दो भागों में टूट जाती है। पहले इसका द्रव्यमान m था और बाद में ये समान द्रव्यमान में, आधे आधे द्रव्यमान में टूट जाती है, सेम द्रव्यमान में। यहाँ पर जब इनिशियल स्टेज की बात करते हैं, m तो इसका कुछ है परंतु वेग इसका 0 होता है क्योंकि कोई मोशन में ही नहीं है। जैसे ही ये मोशन में आती है, मान लो इसका जो वेग है वो v है और इसका जो वेग है वो u है। क्लियर। अब यहाँ पर हमने बोला कि जो मोमेंटम है, पहले का जो संवेग होता है, पहले का संवेग, क्योंकि संवेग संरक्षण कहता है, और बाद का संवेग, मोमेंटम कंजर्वेशन यही कहता है कि पहले का संवेग और बाद का संवेग बराबर होगा। और मोमेंटम कंजर्वेशन में या संवेग का अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, mv होता है। क्लियर। तो मैं जब पहले की बात करूंगी तो यहाँ पर क्या होगा, mv। अगर मैं बाद की बात करती हूँ तो दोनों का ही लूंगी, तो यहाँ पर आएगा सॉरी mv होगा, mv/2, और यहाँ पर क्या होगा, mu/2। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि हमने क्या किया है, इसने बोला कि समान द्रव्यमान में टूट जाती है। अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर v 0 है तो यहाँ पर 0 हो गया। आप यहाँ पर कॉमन लेंगे m/2, तो यहाँ पर क्या आएगा, v + u आएगा। क्लियर। और जब आप इसको ले जाओगे ये उधर चला जाएगा, और यहाँ पर 0 बराबर क्या हो जाएगा, v + u। और ऐसे ही जब आप करोगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, -u आ जाएगा। कहना ये चाह रहा है कि दोनों का जो वेग है वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों का वेग सेम ही रहेगा, बस हमने एक का v मान लिया और दूसरे का u मान लिया। वेग यहाँ पर बराबर कह रहा है क्योंकि बराबर में आ गया, और नेगेटिव शो करता है डायरेक्शन को। नेगेटिव जो है ये दिशा को प्रदर्शित करेगा। कहना ये चाहता है कि जब आपने किसी बॉल को या किसी वस्तु को गतिमान किया और जब वो दो पदार्थों में सेम द्रव्यमान में टूट जाते हैं तो इनका जो संवेग है वो समान रहेगा, क्योंकि कंडीशन है ऐसी, रूल है संवेग संरक्षण का। और वेग समान रहेगा परंतु दिशा जो है वो बदल जाएगी, दिशा जो है बदल जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, विपरीत दिशा में परंतु चाल कैसी होगी, समान। क्योंकि हमने क्या देखा, v - u देखा था, या v बराबर -u कर दीजिए या -u बराबर v कर दीजिए। ओके, एक ही बात है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर। चलो देखो आगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं बैकेलाइट। बैकेलाइट का निर्माण कैसे होता है। बैकेलाइट जो है वो एक थर्मोसेटिंग आप बोल सकते हैं पॉलीमर है। आपके जो कुकर के हैंडल्स या कुछ ऐसी चीज़ जो है ये तापरोधी होता है, यानी कि गर्म चीज़ आपको नहीं लगेगी। हमारे पास बहुत सारे बर्तन होते हैं ना जिनके ऊपर प्लास्टिक के कवर होते हैं, जैसे कुकर का हैंडल वगैरह है, आपके पास जो टोपिया वगैरह होता है इसमें आप चाय बनाते हैं उसका जो हैंडल है, तो वो सब बैकेलाइट का बना होता है। किसका बना होता है, बैकेलाइट। और बैकेलाइट को आप कैसे बनाओगे, आप लोगे फिनॉल, ठीक है, और साथ में जब आप फॉर्म है एल्डिहाइड लोगे, जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर बैकेलाइट मिलेगा। तो बैकेलाइट क्या है, तो ये एक आपका थर्मोसेटिंग, कैसा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी कि एक बार आपने इसको सेट करके बना दिया ना, फिर तो चाहे आप इसको गरम गरम करो फिर भी कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर देने पर भी ये अपनी शेप नहीं बदलेगा। तो राइट आंसर आपका होगा सी नंबर ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
भोजन को पचाने के लिए अग्नाशय रस के स्राव के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, एंटेरोकेनिन या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर आपका होगा सेक्रेटिन। अब देखिएगा, क्योंकि ना आपका जब खाना छोटी आंत में होता है तो अग्नाशय से एक जूस आता है और आपके लीवर से जूस आता है। तो अब इनको कैसे पता चलेगा कि खाना छोटी आंत में आ गया है और जूस भेजना है? तो आपका जो छोटी आंत का एक हिस्सा होता है जिसका नाम है ड्यूडेनम, यानी कि जिसको आप ग्रहणी या पक्वाशय बोलते हैं, वहां से हार्मोन रिलीज होता है सेक्रेटिन, जो अग्नाशय को कहता है कि हे अग्नाशय, यहाँ पर खाना आ गया है तो तुम अपना जूस भेज दो जिसके अंदर एंजाइम्स, ताकि वो खाने को पाचन कर सके। ओके, तो राइट आंसर आपका होगा बी नंबर होगा एंटेरोकेनिन। ये होता है लीवर के बाइल जूस के लिए। क्लियर? आगे क्वेश्चन है उसमें हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तंत्रिका फाइबर में आवेगों के संचरण के लिए आवश्यक है? कैल्शियम, लोहा, सोडियम या जिंक? ऐसे तो आपके जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, परंतु आवेग के संचरण के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट आंसर आपका रहेगा सोडियम। कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है और सोडियम भी रहेगा, तो यहाँ पे हम सही देखेंगे, सोडियम आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शुष्क सेल में यानी कि ड्राई सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो कौन सी होती है? ऊष्मीय, रासायनिक, विद्युत या फिर में से कोई नहीं? शुष्क सेल या फिर ड्राई सेल की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो सेल होते हैं उनके अंदर एनर्जी होती है। आप जैसे अपनी जो घड़ियाँ वगैरह हैं और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे सेल डालते हैं, तो उनके अंदर जो एनर्जी है वो होती है केमिकल फॉर्म में होती है। कौन सी फॉर्म में? केमिकली फॉर्म में होगी, तो आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या है? डायनेमो, डायनेमो अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, डायनेमो यानी कि जनरेटर, जनरेटर की हम बात कर रहे हैं, या इसी को हिंदी में बोला जाता है जनित्र। क्लियर? अब ये क्या काम करता है? आपने देखा है ना, हमारे घरों में अगर कई बार लाइट नहीं होती या शादी फंक्शन है तो हम जनरेटर को लेकर आते हैं, और जैसे ही लाइट जाएगी तो जनरेटर घूमता है, आप उसको चलाते हैं, वो घूमता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो जब वो घूम रहा है, जब भी कोई चीज़ मोशन में है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? मैकेनिकल होती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होती है, और यांत्रिक ऊर्जा से किस में बदल देता है? तो वो आपको लाइट देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? तो राइट आंसर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और मोटर जस्ट इसका उल्टा करेगी। नेक्स्ट, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज है तो तरंग दैर्ध्य 5 मिलीमीटर है, तो 3 मीटर चलने में कितना समय लेगी? हमें क्या बताना है? समय बताना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, ये होगा ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, है ना। ये तो फॉर्मूला नॉर्मल है ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें वेवलेंथ का पूछा गया है, आपको उसकी आवृत्ति दी गई है, तो ध्यान रखिएगा जब आप उसकी स्पीड निकालोगे तो ये होता है एन लैम्डा। एन क्या होता है कि कितनी यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी यहाँ पर, और तरंग दैर्ध्य उसने दी गई है, तो 10 किलो हर्ट्ज है, 10 किलो हर्ट्ज है, और यहाँ पर इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी है? 3 मिलीमीटर है। परंतु बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा यूनिट्स का, यूनिट्स यहाँ पे कितना है? 10 किलो हर्ट्ज है, 10 किलो हर्ट्ज है, तो यहाँ पर 10 गुना 10 की पावर 3 आ जाएगी। लैम्डा कितना है? वेवलेंथ कितनी है? 3 मिलीमीटर है, यानी कि यहाँ पर रहेगा 3 गुना 10 की पावर -3। क्लियर? दूरी हमें यहाँ पर दी गई है 3 मीटर, तो आप यहाँ पर स्पीड हमें पता चल गई है, समय आपको बताना है, समय बराबर क्या होगा? दूरी कितना है? 3 है, चाल हमने यहाँ से निकाल दी है, 10 गुना 10 की पावर 3 गुना 3 गुना 10 की पावर -3, है ना। यही तो था, बस हमने 1 बाय 1 करके किया, तो यहाँ से तो ये ही कट गया है और यहाँ से ये कट गया, तो आंसर क्या आया? 1/10 यानी कि 0.1 सेकेंड। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति इतनी है, तरंग दैर्ध्य इतनी है, 3 मीटर चलने में वो कितना समय लेगी? 0.1 सेकेंड लेगी, तो राइट आंसर आपका होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट, आपके पास ये ऑप्शंस हैं तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है CaC2O4,
C2O4। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है ये किडनी स्टोन का बहुत बड़ा रीज़न है। किडनी में जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का ही होता है। तो जैसे आपको किडनी स्टोन होता है तो डॉक्टर आपको मना करते हैं ना, आपको कोई बीज वाली चीज़ें नहीं खानी है जिनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम वगैरह है, वो आपको चीज़ें नहीं लेनी है। वो इसी वजह से, क्योंकि कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है जब आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, और फिर क्या होगा, वो किडनी स्टोन बनाता है, यानी कि गुर्दे की पथरी बनाता है। तो राइट आंसर आपका होगा सी नंबर ऑप्शन। ये था ना। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, यानी कि हमारे पास बहुत सारी हैवी मशीन्स हैं तो उनकी घिसावट को रोकने के लिए हम कौन सा लुब्रिकेंट मिलाएंगे। स्नेहक यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं ग्रीस, बट कैसा, ड्राई। अब ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट, फॉस्फोरस, सिलिकॉन ऑयल या ग्रेफाइट। तो हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूथ है, चिकना है, और इसको हम एक शुष्क पाउडर की फॉर्म में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन का अपर रूप है। क्लियर। तो आज की डेट में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आपने इनको एंजॉय किया होगा। आगे के जो क्वेश्चंस है वो मुझे थोड़े से आपको सॉल्व करके बताने हैं, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग जाएगा। अभी आपके सर की क्लास है, तो बाकी का हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब अच्छे लग रहे हैं। तो लाइक करना है, सेशन को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में। टेक केयर।